guys, let's start with a new part, that is indentured labor migration from India. Now देखना है हमको कि सर ये इंडेंचर्ड लेबर क्या होते हैं और ये क्यों माइग्रेट हो रहे हैं. तो इंडेंचर्ड लेबर के बारे में अगर हम लोग और डिटेल में जाएंगे तो हम समझेंगे, बट एक बेसिक सी चीज समझ लो कि इंडेंचर्ड लेबर मतलब होता है बंधवा मजदूर. बंधवा मजदूर मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, मतलब जो बॉन्डेड लेबर होते हैं, जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कहीं से बॉन्ड हो जाते हैं, मतलब कहीं से इन द सेंस जो इनका एम्प्लॉयर होता है वो उन्हें बॉन्ड कर लेता है कि भैया आपको इतने साल के लिए, इतने समय के लिए, इस पर्टिकुलर पे वेज के लिए इतने टाइम काम करना है. तो दे आर नोन एज सिंपली बॉन्डेड वेजर और इंडेंचर्ड लेबर. नाउ द डेफिनेशन पार्ट से क्या बोला कि इंडेंचर्ड लेबर मींस अ बॉन्डेड लेबर. बॉन्डेड लेबर की बात हम समझिए जो किसी के अंडर, मतलब जो एम्प्लॉयर है उसके साथ बॉन्ड के अंदर, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बंध जाएगा टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम बोल दिया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 1 ईयर, ठीक है, 5 ईयर, कुछ भी एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए वो क्या हो जाएगा, बंध जाएगा. और उसका जो भी पर्टिकुलर टेन्योर होगा उस पर क्या उसको पेमेंट मिलेगा, जो भी उसके जो भी उसका जितना भी चीजें रहेगी. नहीं एक मिनट, सॉरी भैया, इसको वापस एक बार कर रहे हैं अपन. यस. तो इंडेंचर्ड लेबर कौन होते हैं? इंडेंचर्ड लेबर मींस अ बॉन्डेड लेबर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर. ठीक है, एक एम्प्लॉयर के अंडर वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बंध जाते हैं. और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी चीजें स्पेसिफिकली लिखा रहता है कि जैसे वो कितने टाइम के लिए रहेगा, ठीक है, उसको कितना पेमेंट मिलेगा, उसको क्या वहां पर अकोमोडेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी. तो सारी चीजें उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा रहता है. तो उन्होंने बताया कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बन गए फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर टेन्योर, टू पे ऑफ हिज पैसेज टू द न्यू कंट्री और दी होम. तो या जिस या होम कंट्री में या न्यू कंट्री में जहां पर भी वो जा रहा है, तो उसके ऊपर भी जो भी उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है वहां, जो भी उसके अगर अकोमोडेशन है या जो भी चार्जेस की रिक्वायरमेंट हो रही है, वो सब कौन पे करेगा, वो सब चीजें क्या होता है इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर लिखा रहता है, या उन्हीं को इंडेंचर्ड लेबर बोला जाता है. अब ये आजकल तो क्या हो गया, पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, मतलब एजुकेशन इतना स्ट्रांग हो चुका है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न फॉर्मेट में होता है. ठीक है, बट पहले के टाइम पे क्या होता था, ये ऑब्वियसली बात है, हम लोग लेबर फोर्स की पर्टिकुलरली बात करें. ठीक है, तो जब लेबर फोर्स की बात करें तो उन लोग को इतनी चीजें इनकी जानकारी नहीं रहती थी. उनको क्या किया जाता था, मैनिपुलेट कर दिया जाता था. उनको क्या करते थे, उन लोग को बोलते थे कि हम आपको इतने बेटर लाइफ के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए आपको फॉरेन कंट्री लेकर जा रहे हैं, वहां पर से आप क्या करोगे, अर्निंग करोगे और आपकी जो भी सिचुएशन है गरीबी वाली आप जी रहे हो वो खत्म हो जाएगी. तो इस कारण से क्या होता थे, लेबर्स उनसे अट्रैक्ट हो जाते थे और वहां पर वो काम करने के लिए चले जाते थे. बट उनके साथ क्या होता था, कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलता था. अब क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि वो लोग वहां गए, तो इसकी बात समझना कि हम लोग ने जैसा देखा कि भाई अभी क्या हो रहा था, यूरोप के अंदर, यूरोप के कुछ पार्ट्स के अंदर क्या हो गया था, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो चुका था. ठीक है, तो इंडिया और चाइना से बहुत सारे लेबर्स क्या हो गए थे, वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए चले गए थे, या फिर समझ लो वहां पर माइनिंग के लिए चले गए थे. क्योंकि अभी हम लोग समझ रहे थे कि यूरोप से कहाँ गए थे, अमेरिका गए थे. ठीक है, तो अमेरिका के अंदर उनको बहुत सारी चीजें देखने को मिल गई थी. उनको वहां पर माइन पार्ट्स देखने को मिला था. ठीक है, वहां पर उन्होंने देखा है कि एग्रीकल्चर बहुत स्ट्रांग चल रहा है, तो एग्रीकल्चरल पार्ट के लिए वो लोग गए. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स के अंदर, वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, भले मान लो रेलवेज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है या जिस भी चीज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उनके पार्ट्स के लिए क्या हो गया, इंडिया और चाइना से बहुत सारे लेबर्स क्या हो गए, वहां पर गए. और उनको ये प्रॉमिस किया गया कि हम आपको इस पर्टिकुलर टेन्योर ऑफ टाइम के बाद क्या करेंगे, आपकी कंट्री आपको वापस मतलब क्या बोलते हैं, व्यवस्थित, एकदम सुकुशल बोलते हैं ना, उनको वहां पर पहुंचा देंगे. लेकिन क्या हो रहा था, ये चीज तो उन्होंने बोला कि ये बातें बोली जा रही है, लेकिन अभी बात समझेंगे कि ऐसा क्या होता था, उनको सिर्फ सांत्वना दी जाती थी, उनको सिर्फ फेक प्रोमिसेस किए जाते थे. क्योंकि ये जो प्रोमिसेस, ये अब देखो समझना, यूरोप से या फिर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट लोग जो भी जिस भी कंट्री से, मान लो इंडिया से लेकर जा रहे हैं, ठीक है, या फिर चाइना से लेकर जा रहे हैं, तो ये चाइना से वापस इनको ये बंदे खुद तो आएंगे नहीं यहाँ से ले जाने के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, इन वर्कर्स के लिए. तो क्या करते थे ये लोग, एक है ना, बीच के अंदर एक किसको लगा देते थे, एक एजेंट को लगा देते थे. जो एजेंट क्या करता था, एजेंट इन लोगों से डील करता था और ये लोग से फिर लेकर इन अमेरिकन को या इन यूरोपियंस को, जहां पर भी लेबर की रिक्वायरमेंट होती थी वहां पर उनको भेज देता था. और ये जो लेबर्स, ये जो बीच में इनको क्या मिलता था, एजेंट्स को कमीशन मिलता था. और ये कमीशन, ये इनके बेसिस पे क्या करते थे, इनको पूरी डिटेल्स नहीं
देते थे, इनसे फेक प्रोमिसेस करते थे। अब समझना कि सर ये जो वर्कर्स है ये कहाँ से आते थे, तो मेजरली इन्होंने बताया जो इंडेंचर्ड वर्कर्स है ये आज के प्रेजेंट डे रीजन में से, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, जैसे ईस्टर्न यूपी, ठीक है, बिहार हो गया, सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स, ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, तो इन पार्ट से क्या होते थे, ये इंडेंचर्ड लेबर जो थे ये इन फॉरेन कंट्रीज के अंदर वर्क करने जाते थे। In the mid 19th century, these region experienced many changes. अब क्या हुआ, ये जो रीजन से जहां से जाने लगे वहां पर बहुत सारे चेंजेस उन्होंने देखने को मिले। क्या चेंजेस मिले, कॉटेज इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड, तो ये पहला सीन समझ में आया कि वहां पर कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई थी। अब सर ये कॉटेज इंडस्ट्री क्यों डिक्लाइन करी, इसका डिटेल में तुमको बताऊंगा, बट अभी समझ लो सिर्फ इतना पार्ट कि कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई। कॉटेज इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हुई तो जहां पर मतलब जो वर्कर्स इस कॉटेज इंडस्ट्री में वर्क करते थे उन लोगों को क्या हो गया, अब वहां पर नौकरी नहीं मिलेगी ना, क्योंकि भाई इंडस्ट्री बंद हो गई, तो इन लोग अभी ये अपन ऐसा समझ लो कि अनएम्प्लॉयड लेबर्स हो गए, ठीक है। फिर उनके बाद जो जहां पर मान लो रहते थे उसका किराया बहुत बढ़ गया, ठीक है, तो जमीन के किराए बहुत ज्यादा बढ़ गए। इवन लैंड्स वर क्लियर्ड फॉर दी माइंस, लैंड्स भी क्या करने लगे, माइनिंग के लिए क्लियर करने लगे। तो अगर मान लो सपोज ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में अगर इंडल्ज होते हैं तो इनसे वो पार्ट भी इन्होंने खत्म करा, और कुछ कुछ पार्ट्स प्लांटेशन के लिए भी, प्लांटेशन भी स्पेसिफिकली या तो इंडिगो प्लांटेशन कराएंगे, ओपीएम, किसी पर्टिकुलर चीज का प्लांटेशन कराएंगे, तो उसमें भी क्या होता था, इन लोगों को कहीं ना कहीं बहुत नुकसान देखने को मिलता था। तो इस कारण से इनकी लाइफ जो थी, मतलब जो पुअर लेबर्स थी उनकी लाइफ बहुत, क्योंकि जो जिसकी खुद की जमीन है, मान लो जो जमींदार है उसको तो कहीं फर्क पड़ने वाला नहीं है, पार्ट किसकी पड़ेगी, जो लेबर्स हैं। तो जो पुअर लेबर्स है उन लोगों की लाइफ बहुत अफेक्ट हो रही थी। तो उनको अब अगर ये इतनी सारी सिचुएशन देखेंगे तो वो पॉवर्टी वाली जिंदगी, समझ ही आ रहा है तुमको, पॉवर्टी वाली जिंदगी जी रहे हैं, और इनको कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखा के बोले कि यार भाई आप फॉरेन कंट्री में चले जाओ, हम आपको फॉरेन कंट्री में क्या करेंगे, ये सारी सिचुएशन मतलब जो सुविधाएं हैं ये प्रोवाइड करवाएंगे, और आपकी जो भी सिचुएशन है ये चेंज हो जाएगी, और जब और इतने पर्टिकुलर टेन्योर बाद आप वापस इंडिया में आ सकोगे। तो क्या होने लगा, तो जो लेबर्स थे वो क्या करते थे, डेफिनेटली उनके साथ चले जाते थे। बट अच्छा, और भी चीज है ना, इनके लिए क्या क्या डेस्टिनेशन थी, दीज डेस्टिनेशंस ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेट्स वर कैरेबियन आइलैंड, मॉरिशस एंड फिजी, ठीक है। अभी समझना अमेरिका में भी जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग जब अमेरिका समझा, यूरोप भी समझा, ठीक है, इन पार्ट्स के अंदर जो हम लोग चीजें समझ के आए वहां पर। और इसके साथ साथ क्या हुआ था, जो अफ्रीका था, अभी जैसे हम लोग पढ़ के आए थे कि अफ्रीका के अंदर उनको समझ में आया कि यार भाई इतनी सारी वहां पर जमीन है, इतनी रिच मिनरल कंट्री है, तो क्या होने लगा, ये लोग कैरेबियन आइलैंड, मॉरिशस और इस कंट्रीज के अंदर भी क्या होने लगे, ये मूव करने लगे। और जो तमिल के माइग्रेंट्स, जो तमिलनाडु साइड से माइग्रेंट्स थे, वो सेलोन और मलाया, ठीक है, सेलोन इट्स लाइक श्रीलंका, मलेशिया, मतलब ये श्रीलंका, मलेशिया और इधर के जितने भी आइलैंड्स थे ये उन आइलैंड्स ग्रुप में क्या करने लगे, काम करने जाने लगे। इंडेंचर्ड वर्कर वर आल्सो रिक्रूटेड फॉर दी टी प्लांटेशन इन असम। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इंटरनेशनली जाते थे या दूसरी कंट्री में जाते थे, ये लोग अपनी कंट्री के अंदर भी भाई असम के अंदर क्या के लिए जाते थे, टी प्लांटेशन के लिए इनको रिक्रूट किया जाता था। और ये देखो मैं बता रहा था, जैसे रिक्रूटमेंट कौन करता था, इनके एजेंट करता था, और वो एजेंट को कौन क्या मिलता था, जो भी एम्प्लॉयर है वो कुछ स्मॉल कमीशन देता था। और ये जो एजेंट था ये क्या करता था, इनसे फेक प्रोमिसेस करता था। मैनी माइग्रेंट्स एग्री टू टेक अप वर्क होपिंग टू एस्केप पॉवर्टी। देखो समझ में आ रहा है सिचुएशन कि पॉवर्टी को ये लोग समझेंगे कि यार ये जो हमारी सिचुएशन है पार्टी वाली, उसको हम एस्केप कर पाएंगे और हमको क्या होगा, बहुत अच्छे से एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो भी इनको यहाँ पर प्रॉब्लम्स दे फेस करने को मिल रही है। लेकिन ऐसी चीज नहीं होती थी, और इसी एक नए सिस्टम को 19th सेंचुरी में क्या नाम दिया गया, न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी करके इसको बताया गया। मैनी ऑफ देम एस्केप्ड इनटू वाइल्ड्स। अब एस्केप्ड इनटू वाइल्ड्स मतलब वो वहां से जाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, और वहां से जाने की कोशिश करें मतलब अब क्योंकि क्या होता था, जब इनसे फेक प्रोमिसेस करवाए जाते थे, मतलब इनसे फेक प्रोमिसेस करवा के ले तो आ गए, लेकिन वहां इनको बहुत ह्यूमिलिएट किया जाता था। वहां ह्यूमिलिएट कैसा करते थे, इनके वर्किंग जो आवर्स होते थे, वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा रहते थे, ठीक है। वर्किंग आवर्स ज्यादा होने के साथ क्या होता था, इन लोगों को जो वेज पेमेंट की बात करी थी, तो इनको वेज पेमेंट जो होता था वो कम मिलता था, ठीक है। प्रॉपर लिविंग कंडीशंस इनके पास नहीं रहती थी, तो इस कारण से क्या होता था, ये ओवर एक्सप्लॉइटेड फील होते थे। और जब ये ओवर एक्सप्लॉइटेड होते थे तो ये क्या करते थे, कोशिश करते थे कि हम वहां से भागें, और जैसे ही भागें
और अगर गलती से पकड़े जाते थे तो इनको क्या करा जाता था, सीवियर पनिशमेंट भी दी जाती थी। सीवियर पनिशमेंट उल्टा लटका के मारना, मतलब इस तरीके से चीजें भी ये लोग क्या करते थे, इन लोग के साथ करते थे। अब क्या हुआ, जब लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश करी, यहाँ से निकले, एस्केप किया इस प्लेस को, तो अलग अलग जगह गए। मतलब कुछ लोग मान लो फॉरेस्ट के अंदर चले गए, फॉर एन एग्जांपल जंगलों के अंदर चले गए, ठीक है। अब जहां पर ये जाएंगे ना तो वहां पर दूसरे दूसरे लोग भी एस्केप करके कहीं ना कहीं से आएंगे। तो मान लो बहुत सारे लोग मिलके एक जगह पर इकट्ठे हुए जो सब क्या थे, कहीं ना कहीं से एस्केप करके आए थे या इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे या फील कर रहे थे। तो इन्होंने क्या करा, वहां पर फिर अब ये लोग जो मिले तो भी लोगों ने यहाँ पर ना तो जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन करा, ठीक है, ना ही कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करा। मतलब यहाँ पर अभी लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उन्होंने बोला कि वी ऑल आर लेबर्स और हमको अब हमारी लाइफ को अच्छे से जीना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, न्यू फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है। इस तरीके से लोग क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने एक नया फॉर्म डेवलप करा, ब्लेंडिंग द डिफरेंट कल्चर फॉर्म्स ओल्ड एंड न्यू। भाई जितने भी कल्चरल फॉर्म्स थे, पुराने हो चाहे ना, पर सबको ब्लेंड करके, सबको एक साथ मिक्स करके, एकजुट करके रहने का इन्होंने एक नया सिस्टम बनाया, ठीक है। जैसे उन्होंने बताया ट्रिनिडाड के अंदर क्या होता है, द एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रायोटस कार्निवल कॉल्ड होजी, ठीक है। अब ये क्या होता है, ट्रिनिडाड के अंदर मुहर्रम का प्रोसेशन होता है, जो एनुअल प्रोसेशन निकलता है। अब सर मुहर्रम का प्रोसेशन क्या होता है, जैसे जो जितने भी इस्लामिक फॉलोअर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मुहर्रम को सेलिब्रेट करते हैं, एज अ उनका फेस्टिवल होता है मुहर्रम। अब मुहर्रम के अंदर क्या होता है कि अब जितने भी, अब बिजनेस में तो बताया कि जैसे जितने भी मुस्लिम रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं वो सब लोग मुहर्रम को एज अ फेस्टिवल या मुहर्रम मनाते हैं। बट अभी पार्ट क्या है कि यहाँ पर जितने भी दूसरे भी फॉलोवर्स हैं दूसरे भी धर्म के, वो सभी लोग क्या करेंगे, अब इस मुहर्रम प्रोसेशन को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो और इसको हौजी, ठीक है, जो उनके गुरु भगवान है लाइक हुसैन, तो उनको उनके फॉलोइंग में क्या होता है, ये एक फेस्टिवल होता है। तो ये इसी चीज उन्होंने बताया कि ये हौजी करके एक उन्होंने फेस्टिवल का नाम बताया, कार्निवल कॉल्ड हौजी। और वहां पर सभी लोग बिसाइड ऑफ देयर कास्ट ये लोग क्या करते थे ना, ज्वाइन करते थे इस तरीके से। देखो जैसे इन्होंने ज्वाइन करा और उस जो भी फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करो। तो यहाँ पर अब क्या इस सीन से वो बताना क्या चाह रहे हैं कि अब ना कोई भी हम लोग रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे भाई, जो जो जिस रिलीजन का है वो अपना रिलीजन फॉलो करें। और सब लोगों ने कलेक्टिवली क्या करा, अब वो एक नया एक कल्चर डिसाइड करा, बनाया, जिससे वो क्या करेंगे आगे उसको चलाएंगे। इवन चटनी म्यूजिक, अब सर चटनी म्यूजिक क्या हुआ, जैसे एक अभी हम लोगों ने रिलीजियस फ्रंट देखा, एक ऐसा हुआ कुछ कल्चरल फ्रंट्स भी ऐड हो गए। कल्चरल फ्रंट्स में जैसे कि म्यूजिक, इसके अंदर क्या होता है, इट इज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेबियन म्यूजिक एंड भोजपुरी म्यूजिक। तो इन दोनों म्यूजिक का कॉम्बिनेशन करके भी क्या होने लगा, इन्होंने कुछ नए सीन्स बनाए, कुछ नया कल्चर बनाया कि यार हम कैसे भी करके, बिकॉज क्या होता है यहाँ पर सब लोग, कुछ लोग इंडिया से माइग्रेट होकर जा रहे हैं, कुछ लोग वहीं के परेशान, तो इन लोगों ने मिक्स करके जॉइंटली क्या करा, एक जैसे हम लोग पढ़ते ना इंडिया से, चाइना से और भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से लोग वहां पर गैदर होते थे। तो इन लोगों ने एक नया फॉर्म ऑफ क्या करा, म्यूजिक भी डिसाइड बनाया, जिसमें सब लोग क्या करते थे, एंजॉय करते थे। बिकॉज अब यहाँ पर इनको इंडिपेंडेंसी चाहिए थी भाई, कि नहीं यार हम अब किसी के अंडर इतने बॉन्ड, मतलब इतने रिस्ट्रिक्शन के साथ बॉन्डेड नहीं रह सकते। फिर जब इनका टेन्योर कंप्लीट होता था तो क्या बताया कि सम इंडेंचर्ड वर्कर्स स्टेड ऑन, वहां पर खुद ही के वहां पर रहते, मतलब खुद ही से वहां पर रहते थे, और कुछ नहीं क्या हुआ, कुछ क्या होते थे रिटर्न करके आ जाते थे, मतलब वापस अपनी होम कंट्री में रिटर्न होकर जाते थे। बट फ्रॉम दी 1900 इंडिया के नेशनल जो लीडर्स थे, हम लोग को पता लगा, उन लोगों ने करने लगे, उन्होंने क्या करा, फिर इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया कि नहीं भाई ये जो इंडेंचर्ड लेबर वाला सीन है जो आप लेकर जा रहे हो, और वहां पर क्योंकि अभी तक लोगों को पता नहीं था ना कि वहां पर ऐसा ह्यूमिलिएटिंग होता है। जैसे जैसे लोग वहां पर गए, फिर वो लोग जो कुछ तो वहीं पर रह लिए, और जो उनके वहां से वापस आए तो वो अपनी आप बीती बताते थे कि भाई कुछ लोग तो क्या भाई, अब अगर मैं बताऊं मैं ऐसा कहीं जाऊं और वहां मेरे साथ बुरा हो जाए, तो मैं आके ये तो नहीं बताऊंगा कि मेरे साथ इतना बुरा हो गया। क्यों? क्योंकि फिर मेरी गुडविल की 12 बज जाएगी ना, लोग मेरे को लगे है क्या तू थोड़े होशियारी से वहां गया था एकदम सीना चौड़ा करके कि तू पॉवर्टी वाली सिचुएशन खत्म कर देगा। बट क्या हुआ, धीरे धीरे जब लोग आने लगे तो लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करके, नहीं भाई हम लोग को जब यहाँ से लेकर जाते हैं तो वो बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया जाता है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बाय द एंड ऑफ
1920 मतलब इन 1920 ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1920 में फाइनली क्या हो गया, इंडिया के जितने भी जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उनके कारण ये जो अब्यूजिव और क्रूअल ये माइग्रेशन होता था लेबर्स का, ये जो सिस्टम हुआ इंडेंचर्ड लेबर वाला, वो अबॉलिश कर दिया। तो ये चीज को ध्यान रखना। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। अब ये सीन तो समझ में आ रहा है कि बाहर क्या हो रहा था, इंडिया से जो लेबर्स बाहर गए थे उनका साथ क्या हो रहा था, और भी अलग अलग चीजें हम लोग देखिए। अब पार्ट है कि इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अब्रॉड में क्या कर रहे थे। तो देखो एक चीज समझना, जनरली क्या होता है इंडिया के अंदर, उस टाइम की बात चल रही है, जनरली इंडिया के अंदर क्या हो रहा था, स्पाइसेस या मैं समझ लूं फूड जो है, ठीक है, वो प्रॉपरली बहुत अच्छे से ग्रो होता था, फूड क्रॉप्स बोल दूं मैं, और या तो टेक्सटाइल से रिलेटेड मान लो कॉटन हो गया, ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था, या इससे रिलेटेड ज्यादा कॉटन हो गया, जूट हो गया, इससे रिलेटेड क्या होता था हमारे यहाँ ज्यादा बिजनेसेस होते थे। तो उन्होंने बताया कि जब हमको इनका प्रोडक्शन करना रहेगा तो ऑब्वियसली बात है वी नीड मोर कैपिटल। तो जब हमको ज्यादा कैपिटल लग की रिक्वायरमेंट होती थी तो वी नीड क्या होता है, या हमको कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर हम लोग डोमेस्टिक कंट्री में से लेंगे, या फिर जिन लोग के इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट होंगे वो लोग इंटरनेशनली क्या करेंगे, जो बिग बिजनेसमैन होते हैं, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो इंटरनेशनल लोन लेंगे। डोमेस्टिक लोन कहां से लेंगे, क्योंकि भाई आपकी कंट्री में भी कोई बैंकिंग सिस्टम करके कोई ऐसा सिस्टम नहीं आया है, एक स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम आपकी कंट्री अभी नहीं देख रही है। तो क्या होता था, सिर्फ कुछ मनी लेंडर्स करके होते थे, मतलब मनी लेंडर्स है ना जो पैसा लेंड करते थे लोगों को, तो मनी लेंडर्स देखने को मिलते थे। तो उनसे, या जो भी कोई मर्चेंट्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, जो बड़े जिनके पास ज्यादा पैसा होता था, उनसे क्या किया जाता था, पैसा लिया जाता था और अपनी एक्टिविटी को फाइनेंस किया जाता था, और उससे क्या करते थे, मुनाफा कमाते थे और उनको पैसा वापस रिटर्न कर देते थे। अब समझना क्या बताया, ग्रोइंग फूड एंड अदर क्रॉप्स फॉर द वर्ल्ड मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल, बिकॉज अब आप खुद की रिक्वायरमेंट के लिए नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो, एक्सेस में भी प्रोडक्शन मतलब सरप्लस प्रोडक्शन भी कर रहे हो ताकि आप वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर दो। बिकॉज अब एक ग्लोबल विलेज करके एक टर्म हम लोग देख सकते हैं कि अब जो है, जैसे हमने पढ़ा था कि धीरे धीरे जैसे जैसे न्यू डिस्कवरीज होने लग गई थी तो ग्लोबल वर्ल्ड श्रिंक हो गया था। तो अब आप सिर्फ खुद के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे ना, सिर्फ आपको खुद का प्रोडक्शन नहीं करना है, अगर आपको और पैसा कमाना है तो आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी जाना पड़ेगा। लार्ज प्लांटेशन कुड बोरो इट फ्रॉम द बैंक्स एंड द मार्केट्स, बैंक से या मार्केट से पैसा ले सकते थे। दे वर अमंग्स दी at many groups of the banks and traders who finance export agriculture in the central and southern east asia using their own fund। देखो समझ में आ रहा है, खुद के फंड से, खुद के पैसों से क्या करते थे, ये पैसों इनको क्या करते थे, बोरो कर देते थे, और या तो यूरोपियन बैंक्स, रियली सॉरी ये बार बार हो रहा है, तो यूरोपियन बैंक्स से क्या करते थे ये लोग, लोन लेते थे। बिकॉज ये बात समझ रहे हैं, यहाँ पर बताया गया है कि बैंकिंग सिस्टम था लेकिन इतना, जैसे बैंक्स होंगे लेकिन वो इतने साउंड नहीं थे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते थे ये लोग, डेफिनेटली उन्हीं लोगों के पास जाते थे जो लोग क्या होते थे, मनी लेंडर्स होते थे, या खुद का पैसा क्या करते थे, वो इन्वेस्ट करते थे। दे हैड ए सोफिस्टिकेटेड सिस्टम टू ट्रांसफर मनी ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। बिकॉज अब आपको यहाँ कहीं इंडिया है और यहाँ कहीं यूरोप है, तो ये इतनी डिस्टेंस के बाद आपको पैसा देना है, तो इसका भी एक अलग तरीका होता था जिस तरीके से क्या करते थे, और बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होता था जब लार्ज डिस्टेंसेस के लिए आप क्या करते थे, इनको फाइनेंस करते थे, ठीक है। इवन डेवलप्ड इंडिजीनियस फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंडिजीनियस लाइक पुराने तरीके से, तो उस टाइम पे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन का भी एक स्ट्रक्चर चेंज किया गया। इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स आल्सो फॉलोड द यूरोपियन कॉलोनाइजर्स इनटू अफ्रीका। ये भी क्या करते थे, इन्होंने भी उसको फॉलो करा जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स करते थे। हैदराबादी एंड सिंधी ट्रेडर्स वेंचर्ड बियॉन्ड यूरोपियन कॉलोनीज। ये लोग कौन, जो हैदराबादी सिंधी थे, इन्होंने क्या करा, हैदराबादी सिंधीज ने यूरोप के टेरिटरी, जहां पर यूरोप की कॉलोनी से उनके बियॉन्ड भी क्या करने लगे, अपनी ट्रेड करना स्टार्ट करने लगे, और ये फाइनेंस का सिस्टम था इसको स्ट्रांगली ये लोग यूज कर, क्योंकि इन्होंने बाउंड्री को क्रॉस किया और फिर इन्होंने मनी बनाया, पैसा बनाया। नाउ द इंडियन ट्रेड कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। अब क्या होता है, इंडियन ट्रेड कॉलोनियलिज्म, रियली सॉरी, इंडियन ट्रेड, इसको एक काम करे तक काट ही देना, मिटा ही देता हूं इसको। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन ट्रेड कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। अब इंडिया की ट्रेड कॉलोनिज्म क्या होता है और ग्लोबल सिस्टम उस टाइम पे क्या होता है, देखो
इंडियन ट्रेड मुझे नाम से समझ में आ रहा होगा कि इंडिया की ट्रेड, ठीक है, इंडिया से क्या ट्रेड, याद रखना अभी हमारा ट्रेड जो है, ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड होता है, ये चीज तुमको पता है ना। ट्रेड याद रखना, अब जो ट्रेड है वो हमारी सिर्फ दो प्रकार की ट्रेड भी होती है, चलो वो भी समझ लो। एक होती है डोमेस्टिक ट्रेड और एक होती है इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। जब डोमेस्टिक ट्रेड होती है तो आप बात करते हो वो इनलैंड बाइंग सेलिंग होती है, ठीक है, आपकी कंट्री के अंदर ही आप उसका बाइंग सेलिंग कर रहे हो, इससे जो भी आपका गुड्स है, सर्विसेज है या मनी है, ये आपकी जो डोमेस्टिक जियोग्राफिकल बाउंड्री होती है, ठीक है, उसको क्रॉस नहीं करती। बट इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, जो भी आपका जियोग्राफिकल बाउंड्री होता है उसको क्या हो जाता है, क्रॉस किया जाता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आप एक से ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व होने लगी। अब यहाँ पर जो ट्रेड की बात करी जा रही है वो इस इंटरनेशनल ट्रेड की बात की जा रही है। और इंटरनेशनल ट्रेड में दो एस्पेक्ट्स होते हैं सर। दो एस्पेक्ट्स कौन से होते हैं? एक होता है सर एक्सपोर्ट, यही ऐसे लिख ले दो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स। अब सर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स क्या होते हैं, ये चीज आई होप आप लोगों को पता होगा। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, हमारी कंट्री से, डोमेस्टिक कंट्री से आप क्या कर रहे हो, फॉरेन कंट्री में माल क्या हो रहा है, भेजा जा रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, ठीक है। एक्सपोर्ट करने पे क्या होता है, डोमेस्टिक कंट्री से, ठीक है, जैसे अगर इंडिया है तो अगर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है तो इंडिया से गुड्स क्या होते हैं, किसी भी फॉरेन कंट्री में जाएंगे, ठीक है। ये हम मान लो अमेरिका लिख लेते हैं, ठीक है, तो इंडिया से अमेरिका जाएंगे और गुड्स यहां से ट्रेवल होगा और अमेरिका से क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज, यानी उनकी करेंसी, ठीक है, हमारे पास उनकी करेंसी आएगी। तो ये होता है एक्सपोर्ट वाला सीन। और जब हम लोग इंपोर्ट्स करते हैं तो इंपोर्ट्स के अंदर यही सीन उल्टा हो जाता है, ये हम लोगों ने इंडिया बना लिया और यहीं हम लोगों ने मान लो अमेरिका, यूएसए लिख लेता हूं मैं, यहाँ ट्रेड हो रहा है। तो अब इंडिया क्या करती है, यूएसए से गुड्स इंपोर्ट करती है, मंगाती है, तो गुड्स हमारे पास आएंगे और उसके बदले हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा करेंसी उनकी कंट्री में देना पड़ेगा। पार्ट ये है कि जब एक्सपोर्ट होता था पहले, इनिशियली इंडिया वर्ड गुड एंड एक्सपोर्ट्स, हम लोग क्या करते थे, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट था वो बहुत फाइन क्वालिटी का, ये चीज समझ में आ गया कि एक्सपोर्ट्स मतलब क्या हो रहा है, इंपोर्ट्स यानी क्या हो रहा है। दोनों चीज पार्ट्स याद रखना कि मेरे पास गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट करूंगा तो मेरे पास से गुड्स जाएंगे, लेकिन करेंसी मेरे पास आएगी, और करेंसी मेरे पास आएगी तो मैं इकोनॉमिकली क्या हो जाऊंगा, साउंड हो जाऊंगा, मेरी इकोनॉमी डेवलप होगी। और इंपोर्ट्स के अंदर क्या हो रहा है, मेरे यहाँ से करेंसी जा रही है, करेंसी मेरी जा रही है तो मतलब मेरे पास से आउटफ्लो हो रहा है मनी का, तो ये मेरे लिए नुकसान वाली बात है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि एक्सपोर्ट प्रमोशन करो, एक्सपोर्ट प्रमोशन, क्यों, ताकि गुड्स जितने ज्यादा एक्सपोर्ट होंगे हमारे पास उतनी ज्यादा फॉरेन करेंसी आएगी। तो ये इनिशियली स्टार्टिंग से ही पार्ट बताया जा रहा है कि कैसे होता था। अब बात समझना, पूरा आराम से डिटेल में चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन लोग, मेक श्योर कि तुम क्या करोगे, इसको एज ए चैप्टर वाइज में समझो, स्टोरी वाइज समझना, तो बहुत जल्दी अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या हुआ, अभी मैं बता रहा था तुम लोग को कि इंडिया इनिशियली क्या होता था, बहुत अच्छे से परफॉर्म करता था, किसके अंदर, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स कैसे परफॉर्म करता था, देखो जरा, एक्सपोर्ट्स के अंदर हमारे पास क्या होता था, जैसे मैंने तुमको बताया स्पाइसेस थी हमारे पास बहुत पॉजिटिवली जो हम ट्रेड करते थे, और जो था टेक्सटाइल के अंदर हम बहुत ज़्यादा डील करते थे, बिकॉज हमारे इंडिया का जो मटेरियल रहता है वो बहुत फाइन क्वालिटी का होता था। जैसे सिल्क ले लें अपन, ठीक है, अगर हम कॉटन ले लें तो इनके जो मटेरियल होते थे वो बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी के, इस कारण से हमारे, और उल्टा हमारे हैंड क्राफ्टेड होते थे सब, ठीक है, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी हमारी बहुत अच्छे से परफॉर्म करती थी। बट चूंकि होता क्या था कि ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से हमारा जो प्रोडक्ट इतनी फाइन क्वालिटी का बनता था, ये हम सीधे के सीधे क्या कर देते थे, फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट कर देते थे। और जब एक्सपोर्ट करते थे तो अभी हम लोगों ने समझा कि हमारे पास फॉरेन करेंसी हमारे पास आती थी। अब जब हमारे पास फॉरेन करेंसी आती थी तो हम इकोनॉमिकली वर्ल्ड को क्या करते थे, डोमिनेट करते थे। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि इंडिया और चाइना, जैसे बोला था ना कि ये इकोनॉमिकली बहुत रिच कंट्री, प्रॉस्पर कंट्रीज हुआ करते थे, बिकॉज हम लोग एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ करते थे, हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता था वो हम लोग फायदे में, सरप्लस में रहते थे। लेकिन होने क्या लगा, जब से ये कोलोनाइजेशन आया, जब से हम पे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने रूल करना स्टार्ट करा, हम किसकी कॉलोनी थे भाई साहब, हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे। तो उसी टाइम पे, सेम टाइम पे क्या हो रहा था, ब्रिटेन में भी, मतलब यूरोप के पार्ट्स में भी क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो वहां पर भी किसकी प्रोडक्शन हो रहा था, वहां पर भी ऑब्वियस सी बात है, वहां पर भी कॉटन से प्रोडक्ट्स बन रहे थे, वहां पर भी कपड़े बनने लगे। और जो ये इंडस्ट्रियल, मतलब जो फैक्ट्री मेड या मशीन मेड गुड्स थे, ये क्या होते थे, रिलेटिवली चीप होते थे। क्यों चीप होते थे, तो ऑब्वियस सी बात है सर, बल्क प्रोडक्शन होता था, मास प्रोडक्शन होता था।
अब जब ये मास प्रोडक्शन इनके यहाँ करते थे तो क्या होता था, ये लोग उनको बेचना है फॉरेन कंट्रीज के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, तो ये ढूंढते थे कि कैसे भी करके अब हम हमारा माल बेचें। अब देखना प्रॉब्लम ये थी कि ये इनका माल बेचने जाते थे तो ये अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था, और इंडिया का जो प्रोडक्ट था वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता था। इस कारण से इंडिया क्या करता था, ओवरसीज मार्केट को रूल करता था। तो इन्होंने सोचा भाई कैसे भी करके अब इंडिया को हम लोग इनका मार्केट खत्म करें। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सबसे पहले इंडिया के अंदर क्या करा, टैरिफ्स लगा दिए, ठीक है, ट्रेड बैरियर्स लगा दिए, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, इवन जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज थी वो बहुत बढ़ा दी, किस पे, फिनिश गुड्स पे। याद रखना अभी हम यहाँ जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो डायरेक्टली जो फिनिश गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम अभी रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम अभी क्या कर रहे थे, फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे थे डायरेक्टली। तो फिनिश गुड्स जब एक्सपोर्ट करते थे तो हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड होती थी, और उसके कारण ये भाई साहब ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स की पूजा नहीं की जाती थी। पार्ट क्या करा गया कि इन्होंने देखा कि भाई मैं कैसे भी करके ये ब्रिटेन जो इंडिया से फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हो उनको बंद कर दूं, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, इस फिनिश गुड्स को बंद करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी। अब अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे तो अब क्या हुआ, समझना, मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, महंगा हो गया। जब मेरा प्रोडक्ट महंगा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है जहां पर मैं मार्केट में बेचता था वो लोग नहीं खरीदेंगे, और इनका प्रोडक्ट क्या था, चीप था, सस्ता था, सॉरी, उनका प्रोडक्ट क्या था, सस्ता था। तो ऑब्वियस सी बात है यार भाई 100 रुपए की कोई चीज है और मुझे 120 रुपए में मिल रही है तो मैं ठीक है 120 पे चले जाऊंगा, मैं क्वालिटी देख लूंगा। लेकिन पार्ट क्या हुआ, यहाँ 100 की चीज थी और उसके ऊपर टैक्स लग के 300 में हो गया, और ये ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स मेरे को कितने मिल रहे थे, 120 में मिल रहे थे। तो सामने वाला इतना नहीं करेगा ना, वो 120 वो जो 100 वाला प्रोडक्ट है वही खरीद लेगा, 120 वाला प्रोडक्ट खरीद लेगा। पर प्रॉब्लम कहाँ आएगी, 300 में प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। और वो किसके कारण होता था, वो टैक्स लगाने के कारण होता था, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते थे उस पर। और ये कितने होशियार थे, इन्होंने समझना एक्सपोर्ट ड्यूटी किस पे लगाई, फिनिश गुड्स पे। फिनिश गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने के चक्कर में क्या हो गया, प्राइसेस जो फाइनल प्रोडक्ट थे उनके बढ़ गए। तो इन्होंने क्या करा, पार्ट समझना, अब इंडिया का मार्केट खत्म होने लगा। इंडिया का जो कंट्रोल हुआ था ओवरसीज मार्केट पे, जो बना बनाया मार्केट इसने बना रखा था, खत्म हो गया। और उसके कारण क्या हुआ, अब इंडिया के जो प्रोडक्ट्स थे उनकी मार्केट में डिमांड नहीं की जा रही थी। डिमांड नहीं की जा रही थी तो क्या हुआ, जो इंडस्ट्रीज बन रही है जहां पर ये प्रोडक्शन हो रहा है, उन्होंने क्या करा, लेबर्स को निकालना स्टार्ट करा, क्योंकि उन्होंने भी अब प्रोडक्शन करना कम कर दिया, बिकॉज अब मेरा बिक ही नहीं रहा है प्रोडक्ट तो मैं कैसे करूंगा। तो उन्होंने क्या करा, प्रोडक्ट को निकालना, मतलब लेबर्स को निकालना स्टार्ट कर दिया और प्रोडक्शन कम कर दिया। तो इससे पूरे सिनेरियो से समझना, जो इंडिया एक प्रकार से पहले रूल करती थी ट्रेड के अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग रूल करते थे, या हम लोग पूरी वर्ल्ड के अंदर हम लोग इकोनॉमिकली साउंड होते थे, वो अब हम खत्म हो गए। किसके कारण, कोलोनाइज्म, मतलब कोलोनियलिज्म के कारण, मतलब जो कोलोनियल सिस्टम हमारे पास है उसके कारण, और इसके कारण ग्लोबल सिस्टम, मतलब जो वर्ल्ड पे जिस तरीके से हम कर रहे थे वो पूरा चेंज हो गया। देखो क्या क्या हम लोगों ने समझा था उसके बारे में, किस तरीके से बताया कि फाइन कॉटन प्रोड्यूस इन इंडिया वाज एक्सपोर्टेड टू द यूरोप, ठीक है। इंडिया का जो फाइन कॉटन था वो कहाँ जाता था, यूरोप में जाता था। देखो जैसा मैंने तुमको बताया था, डायरेक्टली फिनिश गुड्स हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज परस्यूड द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट कॉटन इंपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट दी लोकल इंडस्ट्रीज। इसके कारण ये क्या पार्ट बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारे इंडिया में भी चल रहा था, तो उसके कारण इन्होंने क्या करा कि गवर्नमेंट को बोला या कि आप क्या करो, फॉरेन कंट्री से क्या करना, इंपोर्ट कॉटन का जो आप इंपोर्ट कर रहे हो वो बंद कर दो, ताकि हमारे जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका डेवलपमेंट हो। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात चली जा रही है यूरोप की। बात समझना, ये यूरोप के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये बोला गया कि आप जो फॉरेन से आप इंपोर्ट कर रहे हो वो बंद कर दो, ताकि हमारी जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनका डेवलप हो। और इसके कारण इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ा, टैरिफ्स वर इम्पोज्ड। उन्होंने क्या बताया, टैरिफ्स इम्पोज कर दिए गए। टैरिफ्स वाज इम्पोज्ड ऑन द क्लॉथ इंपोर्ट्स इनटू ब्रिटेन। अब ये क्या कर रहा है, इन्होंने टैरिफ्स किसके लिए इंपोर्ट कर दिए, ब्रिटेन कंट्री के अंदर। ब्रिटिशर्स ने जो आप इंपोर्ट कर रहे हो कॉटन हमारे इंडिया पे, तो इन्होंने एक्सपोर्ट के ऊपर लगाए जो हम लोग फिनिश गुड्स पे एक्सपोर्ट पे टैरिफ्स की बात करते हैं वो तो लगाए, बट इन्होंने ब्रिटेन के अंदर भी क्या कर दिया, ब्रिटेन में भी इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी कि अगर आप कोई कॉटन का फाइनल प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको इंपोर्ट ड्यूटी देना है। अब उसके चक्कर में प्रॉब्लम क्या हो गई कि इंडिया से जो प्रोडक्ट था वो तो यूं ही महंगा आ रहा था और ब्रिटेन के अंदर, और उसके ऊपर क्या हो गया, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई, जिसके चक्कर में इंडिया का जो फाइन कॉटन था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा इस ट्रेड के अंदर। और डोमेस्टिक प्लेयर्स जो कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिला।
From the early 19th century, British manufacturers also begin to seek overseas markets for their cloth. तो अब इन्होंने अर्ली 19th सेंचुरी में क्या कहा, ब्रिटेन के जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने भी वर्ल्ड मार्केट के अंदर क्या करने लगा, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए घूमने लगे. एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ब्रिटिश मार्केट by the tariff, Indian textile now face of stiff competition in the international market. अब चूंकि इनको कहां से, मतलब ये इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है वो कहां से बाहर हो गए थे, जो इनका बना बनाया मार्केट था यूरोप के अंदर, वहां से हटाए, और यूरोपियंस ने भी क्या करने लगे, अब इनके प्रोडक्ट्स को फॉरेन कंट्री के अंदर दूसरे ओवरसीज मार्केट में बेचने लगे, तो इनको बड़ी कंपटीशन देखने लगी दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर. एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया स्टेडली डिक्लाइंड शार्प ऑफ कॉटन exports from India steadily declined the share of cotton textile from 30% to around 15% by 1815. अब समझने पूरा सीन क्या बताया कि हमारे इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे वो किसके अंदर, इन टर्म्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, वो कितने हुआ करते थे, कुछ बना के 30% होते थे 1800 के अंदर, मतलब 1800 के अंदर, और 1815 तक जाते जाते कितना हो गया, ये कुछ 15%, मतलब नियरली सीधे आधे हो गए. और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि और आगे बढ़े 1870s तक, तो ये आके हमारे पास कितना हो गया, सिर्फ 3% पे आ गया. मतलब सोचो जो 1800 में हम लोग 30% पे रूल करते थे, वो 1870 तक, मतलब इन 70 सालों में हम सीधे 3% पे आ गए. यानी कितना खतरनाक ड्रॉप आउट हम, मतलब ड्रॉप हमको देखने को मिला इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हमारे कॉटन के जो कंट्रीब्यूशन था उसे. वाइल एक्सपोर्ट्स, अब इन्होंने यह चीज समझना, हम लोग के एक्सपोर्ट काय के अंदर गए, एक्सपोर्ट हमारे फिनिश गुड्स के अंदर गए. इन्होंने सोचा कि भाई साहब इनका मटेरियल इतना फाइन क्वालिटी का क्यों है, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल बहुत अच्छा है. अब चूंकि इनका रॉ मटेरियल बहुत अच्छा है, एक काम करो, हम इनसे फिनिश गुड्स के जगह रॉ मटेरियल्स ले लो. तो जब रॉ मटेरियल्स लेंगे तो हमारा भी जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत ज्यादा फाइन क्वालिटी का बनेगा और हम लोग रूल कर पाएंगे. तो इन्होंने क्या करा कि हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश कंट्रीज में. और वहां पर क्या करा, जैसा इन्होंने हमारे लिए ट्रेड बैरियर्स लगाए थे ना, जो हम कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज हमारे इंडिया से बढ़ा दी थी फिनिश गुड्स की, और उधर इम्पोर्ट ड्यूटीज लगा दी थी इंडिया के प्रोडक्ट्स के फिनिश गुड्स के लिए, ये दोनों को उल्टा कर दिया. मतलब इंडिया से अगर आप रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपके ऊपर टैक्स, मतलब ड्यूटी फ्री, आपके ऊपर कोई टैक्स या कोई ड्यूटी नहीं देना है. प्लस अगर आप ब्रिटिश कंट्रीज के अंदर भी इंडिया से रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको कोई ड्यूटी नहीं पे करना है. अगर आप फिनिश गुड्स इंपोर्ट करते हो इंपोर्ट ड्यूटीज देना है, लेकिन अगर आप रॉ मटेरियल कर रहे हो तो कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं. तो इससे क्या होगा, रॉ मटेरियल सस्ता मिलने लगा. सस्ता मिला तो इन्होंने क्या करा, रॉ मटेरियल का हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट भयंकर होने लगा है. इस कारण से ऐसा बोला जाता है कि इंडिया सिर्फ एक एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल रह चुका था पूरी दुनिया में, जब इंडिया पे कॉलोनाइज्म चला, जब हम लोग कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर डोमिनेटेड, मतलब हम लोग को कॉलोनियल गवर्नमेंट डोमिनेट कर रही थी उस टाइम पे. देखो उन्होंने क्या बताया, बिटवीन 1812 एंड 1871 द शेयर ऑफ रॉ कॉटन एक्सपोर्ट रोज फ्रॉम 5% टू 35%, जो कि हमारा सोचो 30% से हम 30% से फिनिश गुड्स में 3% पे आए थे, वही हम लोग रॉ कॉटन के अंदर 5% से सीधे कहां पर पहुंच गए, 35% पे. सोचो कितना खतरनाक कंट्रीब्यूशन हुआ. और जिसमें फायदा किसमें था, सर आप बोलोगे कि कहीं ना कहीं एक कम हो तो दूसरा तो बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम देखो, मेरा जब फिनिश गुड्स जाएगा तब मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा ना. तो इसके अंदर मेरे पास फॉरेन करेंसी, क्योंकि करेंसी यहां पर भी आता था, ऐसा नहीं कि करेंसी यहां नहीं आ रही, लेकिन अगर यहां पर तुम लोग नोटिस कर लो, तुम खुद अगर कोई टी शर्ट खरीदने जाते हो तो मान लो 500 रुपए का आता है, और वही जितना कॉटन उसके अंदर लगा, अगर उतनी कॉटन लेने जाओगे तो मान लो 50 रुपए की. तो कौन ज्यादा फायदेमंद है तुम्हारे, जो हम लोग अगर वो समझेंगे अगर एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, तो मेरे लिए फायदेमंद क्या है, ये 500 रुपए में माल बेचना. इसके अंदर तो मैं क्या 50 रुपए ला रहा हूं, तो मैं कितना ज्यादा नुकसान के अंदर देख रहा हूं. अगर इकोनॉमिकली में जो पहले हम रूल करते थे, जो डोमिनेट करते थे, हमारा ट्रेड कितना ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट हुआ था इन टर्म्स ऑफ मनी. ये चीज बताई. इंडिगो यूज, अब इंडिगो के बारे में, कॉटन जैसे होता था वैसे इंडिगो भी क्या हुआ, हमारे इंडिया से जाने लगा. तो इंडिगो यूज फॉर डाइंग द क्रॉस विद अनदर इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट फ्रॉम मेनी डिकेड्स. बहुत सालों तक तो हमारे इंडिया से जो इंडिगो है
वो एक्सपोर्ट होने लगा। फिर बाद के अंदर जब मूवमेंट्स हुए, चंपारण मूवमेंट हुआ, पता है तुम लोग को, तो उसके बाद क्या हो गया, ये इंडिगो प्लांटेशन का सीन धीरे धीरे कम होने लगा, पर खत्म नहीं हुआ इंडिगो के बाहर डिमांड भयंकर तरीके से हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट होना। और इंडिगो के बाद क्या हो गया, ब्रिटिशर्स ने ओपीएम भी हमारे इंडिया में ग्रो करना स्टार्ट करा। अब सर ये ओपीएम क्या होते हैं, ओपीएम इट्स लाइक अफीम, एक प्रकार का ड्रग होता है, ठीक है। तो अफीम भी क्या होने लगा हमारे इंडिया से, ये लोग इन्होंने प्रोडक्शन करना स्टार्ट करने लगे। और ये क्या करते थे, ये फॉरेन कंट्रीज के अंदर दूसरे, जिसके उन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट इट टू चाइना, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, जैसे जैसे चाइना वैसे वहां पर बेचते थे। और इससे जो अफीम बेच के जो पैसा कमाते थे, उस पैसे से क्या करते थे, उनकी चाय को ये लोग क्या करते थे, फाइनेंस करते। तो इससे पूरी तरीके से बेनिफिट किसको मिलता था, पूरी तरीके से जो ब्रिटिशर्स अब काय में आ गए, मतलब यूरोप क्या हो गया, इकोनॉमिकली साउंड हो गया। तो इस तरीके से यूरोप का डेवलपमेंट देखने को मिला और इंडिया बुरी तरीके। तो उन्होंने बताया कि ओवर द 19th सेंचुरी ब्रिटिश मैन्युफैक्चर फ्लडेड द इंडियन मार्केट। अब सर ये फ्लडेड द इंडियन मार्केट कैसे करा, क्योंकि अब क्या कहता है, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स भयंकर मतलब बहुत खतरनाक स्पीड से प्रोड्यूस हो रहे थे, और अब उन्होंने क्या करा, इंडियन मार्केट्स के अंदर उसको सेल करने लगे। फूड ग्रेन एंड द रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज। और हमारे इंडिया से, जैसे हम लोगों ने देखा कि जो रॉ मटेरियल है वो हमारे इंडिया से क्या होने लगा, एक्सपोर्ट होने लग गया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। बट द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया वाज मच हायर देन द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट फ्रॉम द, यही चीज समझ में आया जो मैं बता रहा था। तो उसके कारण क्या हो गया, ब्रिटेन हमेशा ट्रेड सरप्लस में ही रहता था, इंपोर्ट के अंदर उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता था। और जब ट्रेड सरप्लस में रहता था तो उससे वो क्या करता था, अगर मान लो वो जैसे उनने इंडिया जो ट्रेड करी है ना, तो इंडिया से ट्रेड सरप्लस में रहा ब्रिटिश। क्यों सरप्लस में रहा, क्योंकि वो क्या करता था, ज्यादा फायदे में माल मंगा लेता था और हमारे इंडिया के अंदर हम लोग नुकसान करते थे। जैसे उन्होंने बताया कि जो वैल्यू थी ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स की इंडिया के अंदर, वो ज्यादा थी देन दी वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो इसके कारण ये क्या होते थे, ट्रेड सरप्लस में रहते थे। और अगर इंडिया से तो ट्रेड सरप्लस में रहे, और अगर वो दूसरी किसी कंट्री से ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, तो वो इस सरप्लस से क्या करते थे, उसको बैलेंस करते थे बाय हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंस इट डेफिसिट। जो दूसरी कंट्री से, जैसे इंडिया से तो वो ट्रेड सरप्लस के अंदर है, मान लो अब अगर वो चाइना से ट्रेड डेफिसिट में भी है, तो वो क्या कर लेगा, इसको मैनेज कर लेगा, ठीक है। ये ट्रेड डेफिसिट लिख दिया इसको यहाँ पर, तो इसको क्या कर लेगा, मैनेज कर लेगा, क्योंकि यहाँ से वो फायदे में था। तो इसी तरीके से अगर बोलते ना कि ब्रिटिश बाद में क्या बोलते भाई कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया को डेवलप करा, तो भाई ये चीज गलत हो गई। यहाँ से तुमको चीज समझ में आ रहा है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को डेवलप नहीं करा, उल्टा वो तो हमको लूट के ले गए। उनकी इकोनॉमी को डेवलप करने में किसका बहुत ज्यादा योगदान रहा, इंडियन इकोनॉमी का। तो उन्होंने बताया कि इंडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द लेट 19th सेंचुरी इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। और सोचो वर्ल्ड की, ब्रिटिश की इकोनॉमी तो छोड़ो, वर्ल्ड की इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा ग्रेटर रोल किसका था, इंडिया का था। Britain's trade surplus in India also helped to pay so-called home charges, pensions from British India's in India। अब home charges क्या है भाई, जो ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर रुक रहे हैं ना, उन लोगों को जो पे करना है, उनका जो फी सैलरी है, समझ लो कि उनकी सैलरी भी वो किससे कमा लेते थे, वो ट्रेड सरप्लस से ही उनकी सैलरी निकाल लेते थे। तो कितना बेनिफिट होता था ये ब्रिटिशर्स को ही, भाई इनको सैलरी देना है तो वो इंडिया से ही पैसा लेकर जा रहे हैं, इंडिया में ही कमा रहे हैं, और उसी ट्रेड से पैसा किसको दे देते हैं, इनके सैलरी को। तो उनके पैसे को तो 0% भी चेंज नहीं आ रहा, उल्टा बेनिफिट ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये चीजें देखने को मिली।